तो साइंस के जो 3 मेन ब्रांचेस हैं, साइंस की 3 मेन ब्रांचेस हैं। पहला है फिजिकल साइंस, दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस एंड द थर्ड वन इज सोशल साइंस। इस तीसरे वाले ब्रांच का सब जो आगे उसको क्लासिफाई किया गया है, मतलब सोशल साइंस में कौन-कौन से और ब्रांचेस हैं आगे, उसके सब टाइप्स कौन से हैं, तो उसमें आता है साइकोलॉजी। अब आगे साइकोलॉजी के कितने ब्रांचेस हैं वो देख लेते हैं। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। तो प्योर साइकोलॉजी में जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल, एक्सपेरिमेंटल, साइकोलॉजिकल, पैरासाइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, ये वाले सारे ब्रांचेस आते हैं। इसके अलावा अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड में आएगा एजुकेशनल, क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री, पॉलिटिकल साइकोलॉजी एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी एंड सो ऑन। इसके अलावा और भी आएंगे। ये मेन मेन उन अप्लाइड और प्योर साइकोलॉजी के ब्रांचेस हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। इसके अलावा और भी कुछ ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी के, मतलब साइकोलॉजी में किन किन चीज़ों को स्टडी किया जाता है, यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी भी होती है, क्लिनिकल भी होती है, इंडस्ट्री का अलग साइकोलॉजी है, पॉलिटिक्स का अलग है, क्रिमिनल का अलग साइकोलॉजी है। तो इतने सारे अलग अलग ब्रांचेस बाद में साइकोलॉजी में जुड़ गए। इसके अलावा भी कुछ हैं, लाइक कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल, न्यूरो, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, कल्चरल साइकोलॉजी एंड मैनी मोर। तो पहले जो हमको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनके बारे में एक एक करके साइकोलॉजी के ब्रांचेस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहला जो है, जैसे कि वेरियस फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब उन साइकोलॉजी के फील्ड में फिर स्पेशलाइजेशन हुआ और फिर उनको मर्ज कर लिया गया साइकोलॉजी में, अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हुए। तो जैसे कि पहला है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, हमको दिख रहा है स्क्रीन पे। इट इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन, मेंटल प्रोसेसेस एंड storage, manipulation and transformations of cognitive processes like, इसमें किस तरह की चीज़ों को स्टडी किया जाता है, जैसे कि किसी पर्सन का अटेंशन, उसका परसेप्शन, उसकी मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग का उनकी क्षमता और उनकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता। मतलब कि इसमें किसी पर्सन की कॉग्निटिव प्रोसेसेस में क्या क्या, जैसे उनका अटेंशन कितना है, परसेप्शन मतलब किसी चीज़ को सोचने समझ, जैसे कि इंद्रियों से हम जो ग्रहण करते हैं ना विषय, वो परसेप्शन करना, मतलब किसी चीज़ को देख के हमने समझा, वो होता है परसेप्शन। तो वो, उसके अलावा उनकी याददाश्त मतलब मेमोरी, उसके अलावा उनका किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका और उनका डिसीजन मेकिंग स्किल, इन सब चीज़ों पे जो स्टडी होता है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर आता है। कॉग्निटिव वर्ड का अगर कंप्लीटली हिंदी में अर्थ समझेंगे तो वो है अनुभूति, मतलब हम किसी चीज़ को अनुभव करते हैं तो हम कैसा फील करते हैं, हमारा क्या एक्सपीरियंस होता है अनुभूति के बाद। तो ये हर पर्सन का अलग होगा, है ना। किसी चीज़ को देखने, सुनने, समझने का तरीका हर पर्सन का अलग-अलग होता है। उसके माइंड में उन चीज़ों के लिए अलग-अलग थॉट प्रोसेस होती है। तो इसको बोला जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। दूसरा है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, focuses on the relationship between the behavior and physical system including the brain and the rest of nervous system, immune system and genetics। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में हमारे बॉडी का जो बायोलॉजिकल एक सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या क्या आता है, जैसे कि हमारे हार्मोन्स आएंगे, हमारे जेनेटिक जो जीन्स वगैरह का जो सिस्टम होता है वो, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, ये सब हमारे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी का पार्ट है। मतलब इन सब को अगर पढ़ रहे हो, इन सब को अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो आएगा बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंडर। तो इसको किससे रिलेट करके पढ़ा जाता है,
यहाँ पे ये ध्यान रखिए, केवल मतलब आप सोचेंगे कि ये काम तो साइंटिस्ट का है, जीन्स को जीन्स पे जो कोड होता है लाइक आरएनए डीएनए उनको सब डिकोड करना, उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, तो उसको आगे ले जाना, मतलब समझिए कि मदर फादर का एक एक स्पेसिफिक कुछ एक सर्टेन बिहेवियर है पेरेंट्स का, वो बिहेवियर जब इनहेरिट होता है बच्चों में आगे की जनरेशन में, तो हम सोचते हैं ना कि हाँ ये अपने पेरेंट्स पे गया है, उनके जैसे ही उसका ये चीज़, उसका बात करने का तरीका, या समझिए उसका दिखना चेहरा उनका, है ना? तो ये क्यों मानते हैं? हम बोलते हैं जेनेटिक्स है, जेनेटिकली उनमें इनहेरिट हुआ। लेकिन उनका जो बिहेवियर है, वो कैसे जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से अपने बच्चों में, ग्रैंड पेरेंट से बच्चों में, ये सब जो स्टडी होती है वो कहलाती है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंडर। ठीक है? मतलब साइकोलॉजी भी इतने टाइप की है कि क्या रूट कॉज़ है वो बिहेवियर का। लेकिन ये ध्यान रखिए कि हम यहाँ पे साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, मतलब बिहेवियर की बात हो रही है। अब उस बिहेवियर के कॉजेज़ क्या हैं, उनको अलग-अलग साइकोलॉजी की ब्रांच में पढ़ा, स्टडी किया जाता है। तीसरा है न्यूरोसाइकोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसाइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। यहाँ पे क्या होता है, न्यूरो साइंटिस्ट मतलब हमारे ब्रेन पे जो रिसर्चेज होते हैं, हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग पे जो अलग अलग रिसर्चेज होते रहते हैं हमेशा, उन साइंटिस्ट के साथ जब साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, हमारे ब्रेन में जो भी प्रोसेस चलती है उसका हमारे बिहेवियर पे क्या असर पड़ता है, ये जानना दोनों को साथ में पड़ेगा, क्योंकि वो तो साइंटिस्ट है और ये साइकोलॉजिस्ट है। तो दोनों जब साथ में मिलके किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, रिलेट करते हैं, ब्रेन के प्रोसेस का बिहेवियर के साथ रिलेशन क्या है, इस पे जब काम किया जाता है साथ में, इसको बोला जाता है न्यूरोसाइकोलॉजी। उसके बाद डेवलपमेंट साइकोलॉजी। इट स्टडीज द फिजिकल, सोशल एंड psychological changes that occurs and the different stages and ages. अब एक चीज़ हमने हमेशा देखी है, जब एक छोटा बच्चा होता है, बड़ा ही मासूम सा होता है, हम उससे बात करते हैं तो वो छोटी सी बात पे स्माइल कर देंगे, छोटी सी बात पे रोने लग जाएंगे। उनको छोटा सा एक टॉय भी दे दिया तो वो खुश हो जाते हैं, उनकी कोई स्पेशल ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। ठीक है, बहुत ऐसे डिज़ायर्स नहीं होते, छोटी-छोटी चीज़ों में वो खुश होता है, ठीक है? तब उनका एक अलग बिहेवियर होता है छोटे बच्चे का। जब आप वो बच्चा एडोलसेंट एज में आता है, टीनेज में आता है या और थोड़ा बड़ा होता है, यंग होता है, फिर धीरे-धीरे उसकी एज बढ़ती है। हर लाइफ़ के स्टेज में, हर अलग-अलग एज में उनका रिक्वायरमेंट्स और उनके बिहेवियर चेंज होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इस तरह का जो हम रिलेशन स्टडी करते हैं, मतलब बिहेवियर के साथ में, जब हम बिहेवियर के साथ में स्टडी करते हैं साइकोलॉजी को, बिहेवियर तो स्टडी हो ही रहा है साइकोलॉजी में, बट किसके साथ, एज के अलग अलग स्टेज में जो बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। क्लियर है? हैंड रेज कर दीजिए। एज के अलग अलग स्टेज में होने वाले बिहेवियरल चेंजेस, इनको स्टडी किया जाता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी में। उसके बाद सोशल साइकोलॉजी एक्सप्लोर्स हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय देयर सोशल इन्वायरमेंट, हाउ पीपल थिंक अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। अब सोशल साइकोलॉजी में देखिए, ये तो अंदर वाली, ये तो ऐसी बात होगी कि बच्चे की एज बढ़ रही है, अगर उसकी स्टेज चेंज होगी उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी। छोटे बच्चे को पैसे का कोई नीड नहीं होता, बड़े होते हैं बच्चे तो उनको बहुत सारी ज़रूरत है, उनको खुद का फ़ोन भी चाहिए होता है, उनको खुद की गाड़ी भी चाहिए होती है, उनको बाहर भी जाना होता है, उनके फ्रेंड्स भी होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका बिहेवियर चेंज होगा, ठीक है। लेकिन ये हो रहा था उनके एज में चेंजेस की वजह से, उनकी ग्रोथ बढ़ रही थी, उनका जो स्टेज है वो चेंज हो रहा था लाइफ का, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट चेंज हो रही थी, ये उनका पर्सनल था। अब आई बात सोशल साइकोलॉजी की, मतलब यहाँ पे बाहर का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो इन्वायरमेंट जो सोशल इन्वायरमेंट है, मतलब उनके फ्रेंड्स किस तरह के हैं, वो किस तरह के सराउंडिंग में रहते हैं, पेरेंट्स का नेचर कैसा है, इन सब चीज़ों से प्रभावित होने के बाद उनका जो बिहेवियर चेंज होता है या एक तरह का जो बिहेवियर बन जाता है,
उसको स्टडी किया जाता है सोशल साइकोलॉजी में कि उस पर्सन का सर्टेन बिहेवियर उसके आसपास के माहौल से कैसे प्रभावित हो रहा है। पहले वो बच्चा खुश रहता था, फिर देखा कि उनके घर का माहौल थोड़ा टेंशन वाला है या स्कूल में कोई बहुत डाँटता है टीचर्स, तो वो बच्चा अब नर्वस रहने लगा। तो वो उसका जो बिहेवियर वो चेंज किसकी वज़ह से हो रहा था? किसी आउटर फ़ोर्स की वज़ह से, बाहर के किसी फैक्टर की वज़ह से। तो ये स्टडी किया जाएगा सोशल साइकोलॉजी में। उसके बाद कल्चरल साइकोलॉजी। कल्चरल साइकोलॉजी में it lays emphasis on the role of culture in attaining a deep understanding of human behavior, thought and emotions। मतलब कल्चरल जो फैक्टर्स होते हैं उनका भी बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह का। उसको स्टडी किया जाता है कल्चरल साइकोलॉजी में। इसके अलावा भी और कुछ ब्रांचेस हैं इम्पॉर्टेंट। दीज आर इन्वायरमेंट साइकोलॉजी। Environment psychology में it studies the interaction of physical factors such as temperature, humidity, pollution and natural disaster। अब इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और उसका हमारे बिहेवियर पे पॉजिटिव निगेटिव जो भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो जो फैक्टर्स होंगे वो इन्वायरमेंट के होंगे, इनको हम सोशल नहीं बोल सकते, ये भी आउटर फैक्टर्स ही हैं। बट ये लोगों से जुड़े हुए नहीं हैं, ये इन्वायरमेंट से जुड़े हैं। प्राकृतिक बदलाव जो होते हैं अपने आप, जो सीज़न में, क्लाइमेट में और किसी डिज़ास्टर की वजह से और पॉल्यूशन की वजह से, ये सब प्राकृतिक चेंजेस ही है ना। पॉल्यूशन क्या है? प्रकृति का चेंज है। होता हम लोगों के कारण ही है, लेकिन आया अल्टीमेट प्रकृति में चेंज आ गया। ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया एनवायरनमेंट। ठंड बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, कहीं का क्लाइमेट अलग है एकदम, टेम्परेचर कहीं डाउन है, कहीं बहुत ज़्यादा है, हीट है। इन सब चीज़ों का जब हमारे बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ता है, बिहेवियर मतलब जो ऊपर से कर रहे हैं वो नहीं, हमने बोला ना दो तरह के, कोवर्ट एंड ओवर्ट, दो बिहेवियर होते हैं। दोनों में चेंजेस स्टडी करना, उनमें क्या चेंजेस आते हैं, वो आते हैं इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में। उसके अलावा health psychology, it lays emphasis on the role of psychological factors such as anxiety, stress, fear in the development, prevention and treatment of illness। ये ये किस तरह का? It lays emphasis on the role of psychological factors such as anxiety। तो ये हेल्थ से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जिसका हमारे बिहेवियर पे फ़र्क पड़ता है। हमारे बिहेवियर में इसकी वजह से चेंजेस आते हैं। कौन-कौन से हैं वो फैक्टर्स? एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, फ़ियर। अगर हम हमेशा किसी कारण से डरे हुए रहते हैं, कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हम डरे हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं, इन सब का भी हमारे बिहेवियर पे पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट आएगा बट आएगा। तो इसको स्टडी किया जाता है हेल्थ साइकोलॉजी में। क्लिनिकल साइकोलॉजी, इस तरह की जो हेल्थ साइकोलॉजी थी इसका यूज़ क्या था? इसको यूज़ किया जाता है स्टडी करके जिससे कि बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहा जा सके, बहुत तरह की बीमारियों से हम दूर रह सकें। उसके लिए हेल्थ साइकोलॉजी को स्टडी किया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी। हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड में वो रोड का काम चल रहा है एक्चुअली। क्लिनिकल साइकोलॉजी deals with the cause, treatment and prevention of some of the major psychological disorders। एक सेकंड। Clinical psychology deals with the cause, treatment and prevention of some of the major psychological disorders। क्लिनिकल साइकोलॉजी में मेनली अपने मेंटल डिसऑर्डर्स को, अपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को स्टडी किया जाता है और स्टडी करने के साथ-साथ उनके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पे भी काम किया जाता है। नेक्स्ट इज़ काउंसलिंग साइकोलॉजी।
Counseling psychology aims to improve everyday functioning by helping people solve problems. काउंसलिंग साइकोलॉजी जो होती है उसमें काउंसलिंग के द्वारा लोगों की रोज़ाना की जो तकलीफ़ें हैं उनके बारे में डिस्कशन करके उनको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प की जाती है। काउंसलिंग मतलब उनसे बातचीत करना, वर्बली उनको काउंसल करना, उनकी चीज़ों को समझना, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं उन पे डिस्कशन, उनकी प्रॉब्लम का रूट कॉज़ क्या है वो समझना। जैसे कि किसी को कोई बहुत परेशानी है, अब वो अपनी परेशानी को किसी अपने ना ही रिलेटिव्स को बता पाते हैं, ना ही फैमिली मेंबर्स को बता पाते हैं। तो ऐसे में रोल होता है काउंसलर का। काउंसलर या काउंसलर साइकोलॉजिस्ट। तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को प्रोफेशनली, बहुत ज़्यादा वॉइस है, उनकी प्रॉब्लम्स को वो प्रोफेशनली समझते हैं और उनको उनके रूट कॉज को समझ के उनको कोई वे आउट निकालने में उनकी हेल्प करते हैं। इस तरह से ये साइकोलॉजी की, इसके अलावा और भी हैं, इंडस्ट्रियल है, एजुकेशनल है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, बहुत से साइकोलॉजी के ये सारे ब्रांचेस हैं।